अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर तो आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज की कहानी का नाम है मेक ओवर और राइटर हैं सरवत नज़ीर। और ये शुआ डाइजेस्ट में 2010 जुलाई के एडिशन में पब्लिश्ड हुआ था। तो इसमें है मेक ओवर के बारे में। तो मेक ओवर हमारे नज़दीक क्या है? ज़ाहिरी खूबसूरती को बदलना, मतलब अपने आप को और अच्छा उसके अंदर क्या कहते हैं, बदलाव लाना अपने अंदर, या फिर अपने कपड़ों को चेंज करना, अपने हेयर स्टाइल को बदलना, ये मेक ओवर कहलाता है। लेकिन क्या ये मेक ओवर कंप्लीट मेक ओवर होता है? तो इस कहानी में यही है कि हमारे जो मेक ओवर के जो तरीके हैं उसको हम देखते हैं कि हमको किस तरीके से अपना मेक ओवर करना चाहिए। कहानी बहुत अच्छी है, छोटी है, लेकिन हमारे सीखने के लिए बहुत अच्छी है। तो शुरू करते हैं। मम्मी की फुर्तियाँ आज दीदनी थीं। यूँ तो हमेशा ही वो बहुत एक्टिव रहती थी, मगर आज तो बात ही दूसरी थी। इंसान कब अपनी हिम्मत और बिसात से बढ़कर सोचता है? हमेशा तब जब उसे अपनी हिम्मत और बिसात से बढ़कर कुछ करने के सिले में ऐसे इनाम की तवक्का और उम्मीद हो जो आम हालत में शायद उसका नसीब न बन सके। मम्मी पूरे घर में फिरकी की मानिंद घूम रही थी। यूं तो घर साफ सुथरा ही था। कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले 3 बच्चों की मौजूदगी में घर गंदा हो भी कैसे सकता है। मगर फिर भी बेगम आफाक ने इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाकर घर की नौ पलक संवारने का प्रोग्राम बना लिया। ऐसे प्रोग्राम बनाना मम्मी के लिए यानी मिसिस शहला के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। ऐसे प्रोग्राम के बनने में सबसे बड़ी रुकावट पैसा होती है, और वो रुकावट कभी मिसिस आफाक की राह में हायल नहीं हुई। वो मुख्तार कुल थीं, जो फरमाइश करती आफाक साहब उनकी एक मुस्कुराहट का सदका जानकर चेक काट दिया करते थे। बीवी का हसीन और जमील होना कितनी ज़रूरी बात होती है, ये बात मिसिस आफाक बहुत अच्छी तरह जानती थी। उनके हुस्न ने आफाक साहब को कैसे मिसिस आफाक के कदमों में लाकर बिठाया था। सांवले से रंग रूप के मालिक शैला बेगम के सामने यूं ही दिखते जैसे क्रिस्टल के खुशनुमा गुलदान के ऊपर पड़ी हुई मिट्टी की धूल, और इस धूल को आफाक साहब के पैसे की झाड़ पोंछ साफ कर देती थी। पैसे वाला मर्द मामूली शख्सियत का मालिक हो तो क्या बुरा है। शहला की माँ ने बेटी को यही नसीहत की, मर्द को काबू में रखना है तो खुद काबू में रहना, अपना आप कभी छोड़ नहीं बैठना। मर्द की ज़ाहिरी शख्सियत भले कमतर हो, मगर उसका दिल कभी इस बात को तस्लीम नहीं करता, ख़ास तौर पर पैसे वाले मर्द का दिल। अपनी खूबसूरती से उसका दिल हमेशा अपनी तरफ मुल्तफित रखना। खुश रहोगी। शहला की माँ ने अक्सर उन्हें ये नसीहत की थी। शहला ने आफाक के ज़ाहिरी शख्सियत को कभी दिल का रोग नहीं बनाया, बल्कि अपनी खूबसूरती से ऐसा जाल तैयार किया कि वो उसमें हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। तारीफ़ और तौसीफ़ करने वाले तो बहुत थे, यहाँ तो कदरदान था ही। मिलने वाले अलग उनकी अज़मत के गुण गाते। इतनी पजीराई किसी किसी के नसीब का हिस्सा बनती। मैडम शीना ने आते ही घर का एक राउंड लगाया। ड्राइंग रूम से लेकर बाथरूम तक सब के सब चेक किए, और फिर 1-2 हफ्तों में ही घर को एक नई लुक दे दी। आफाक तो शहला के ज़ौक़ हुस्न के मज़ीद असीर हो गए। शहला ने एक नाज से गर्दन के बाल झटके। अरे भाई, आजकल साहिब ज़ौक़ होना कौन सा मुश्किल काम है। पैसा देकर काम कराओ और अपने ज़ौक़ की दाद पाओ। पार्टी में बेगम नसीर पर्दों की बनावट और कलर स्कीम से मुतासिर थे। बेगम मुबश्शिर को ड्राइंग रूम के सामने जो जहाज़ी साइज़ के शीशे लगे थे वो उनको अपनी तरफ खींच रहे थे, और बेगम आफ्ताब क्रॉकरी के सेट और चाय के लवाजमात के बर्तनों को ललचाई हुई नज़रों से देख रही थी। भाई शहला, कमाल कर दिया आपने, लगता है किसी नए घर में आ गए हैं। कमेटी के सारे पैसे तो इसी पर नहीं लगा दिए आपने। लो और सुनो, ये कमेटी वगैरह तो यूं ही तुम लोगों से मिल बैठने का एक बहाना है, वरना मुझे क्या ज़रूरत है कमेटियां डालकर अपने शौक पूरा करूं। भाई ये जो जज्बा है ना कुछ करने का, कुछ नया करने का, ये चैन से बैठने ही नहीं देता। बस बहुत दिनों से जी चाह रहा था कि सब कुछ बदल दूं। बस आफाक साहब से जिक्र किया और उन्होंने मेरी कोई बात कभी टाली है। शहला बेगम इठला कर बोली, भाई शौहर हो तो आफाक भाई जैसा,
मगर इस बार घर की आरइश बड़ी जल्दी करवा दी आपने। पिछले सही साल तो आपने लॉन के बैरूनी गेट और फ्रंट की टाइल्स चेंज की थी। बेगम नुसरत हसरत से बोली। बस क्या करूं, ये कुछ नया करने का शौक चैन लेने ही नहीं देता। उस लम्हे शहला की बड़ी बेटी यूनिवर्सिटी से थकी हारी फाइलों का पुलंदा उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। छोटा सा कद, छदरे बाल, सांवला रंग, जीन्स की पैंट चढ़ाए मुख्तसर सी टी शर्ट में मलबूस इतनी सारी आंटियों को देखकर ठिठक गए। उन्होंने उसे वहाँ से खिसकाना चाहा, मगर वो सबकी नज़रों के हिसार में आ चुकी थी, सो सबको सलाम करना पड़ा। आओ बीना, शहला ने अपना दर्द दिल समेट कर बज़ाहिर खुश दिली से उसे पुकारा। वो बाद दिले नाख्वास्ता अंदर दाखिल हुई। हेलो आंटी, मरा मरा सा सलाम सबको दे मारा। शहला, ये बीना है ना? बेगम मुबशिर के लहजे में छुपी हुई तहकीर शहला बेगम के दिल में ऐसा दर्द जगा गई जो कभी सोया ही नहीं था। पैसे वाले मर्द से शादी, ज़ाहिरी शख्सियत की कमतरी, वो सब कुछ सह गई थी, मगर अम्मा जान ये तो बता देती सिर्फ उसकी ज़ाहिरी शख्सियत की कमतरी को नहीं झेलना पड़ता, बल्कि हो सकता है कि आगे मज़ीद वैसे ही कुमलाए हुए फूल खिलेंगे, कम रंगत वाले। शहला बेगम की शख्सियत का सबसे हिस्सास पहलू। भाई तुम्हारा MBA मुकम्मल हुआ या नहीं? बेगम आफ्ताब ने अपनी एक्सरे करती नज़रों को बीना पर गाड़ कर पूछा। आखिरी सेमेस्टर चल रहा है। उफ, ये आजकल की पढ़ाइयाँ, तौबा है। लड़कियों का रंग रूप सब कुछ ख़त्म कर देती है। मिसिस नसीर ने आह भरकर शहला बेगम के दुख को बांटना चाहा। बीना को भी अपनी पोजीशन का बड़ा एहसास था। मम्मी मैं चलूँ, बहुत थक गई हूँ, बीना ने उकताहट से कहा। हाँ हाँ जाओ, देखो तो कैसा मुंह जर्द हो रहा है, मिसिस मुबशिर हमदर्दी से बोली, हालांकि वो जर्द के बजाय सांवला कहना चाह रही थी। बीना नज़रों के सामने से हट गई। बेगम शहला को यूं लगा उनकी सुबुक रफ्तार गाड़ी में कचरा आ गया हो। खुद एतमादी लड़खड़ाने लगी थी। रिश्ता हुआ कहीं बीना का? अरे भाई क्यों देर कर रही हो, यूं ही वक्त निकल जाता है, अभी से देखना शुरू कर दो। मौज़ूए सुखन बीना बन चुकी थी। शहला का दिल यकदम सारी महफिल से उचाट सा हो गया। आखिर मसला क्या है तुम्हारे साथ? मम्मी ने तीसरी बार बीना को पुकार कर सख्ती से पूछा। मसला ये है मम्मी कि मेरे पास टाइम नहीं है, फाइनल करीब आ रहे हैं और मुझे पढ़ना है, बीना जान छुड़ाने वाले अंदाज में बोली। ये सारी मुसीबत इसी पढ़ाई की वजह से ही है, जब ही तो इसका ये हाल हो गया है। न कद निकला, न रंगत में निखार आया, ऊपर से ऐनक। आखिर तुम लेंस क्यों नहीं लगाती हो? मम्मी गुस्से से दहाड़ी। मम्मी क्या हो गया है आपको? आप ही की ऐनक तो 3 साल की उम्र से लगी हुई है और रंगत भी उनकी शुरू से ही ऐसी है। बीना से छोटी माही पैरों पर क्यूटिक्स लगाते हुए शरारत से बोली। माही की तरफ से शहला को कोई परेशानी नहीं थी, वो तो हूबहू उनका अक्स थी, मगर बीना उनकी पहली औलाद, पहला तारुफ, पहली पहचान, उफ वही तो थी जिसने उनकी शख्सियत की चकाचौंध को मान कर दिया था। पहला तासुर, आखिरी तासुर। सो बाकी दोनों बच्चों की खूबसूरती किसी को नजर ही ना आती। आजकल की लड़कियों को देखो, मॉडल बनी फिरती हैं, अपने आप को संवारना आता है, कपड़ों का सलीका, बालों का स्टाइल, जूते, ज्वेलरी। एक ये हमारी साहबजादी हैं, इस निकम्मी जीन्स और टी शर्ट से यूँ चिपकी होती हैं गोया दूसरा कोई कपड़ा पहनावा उनके लिए बना ही ना हो। कम ऑन मम्मी, आप ही के लिए यही ठीक है। साड़ी, ट्राउज़र वगैरह के लिए कट काट चाहिए होता है, जीन्स में सब छुप जाता है, बल्कि जीन्स में सब चलता है। माही थोड़ी बकबक कम किया करो। मम्मी माही की मुंहफट तबीयत से बहुत नाला थी, मगर बीना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो पढ़ाकू सी थी, इन बातों पर कम ही तवज्जो देती थी, मगर अब मम्मी की खुसूसी झाड़ उसको बौखला रही थी। देखो बीना माही, ये जो मैंने इस घर पर लाखों लगाए हैं, ये यूं ही नहीं किए हैं। इस घर को नई लुक मैंने किसी ख़ास वजह से दी है। लो, हम तो समझे थे कि ये आपका रूटीन का काम है, ऐसी कौन सी ख़ास वजह है? माही दिलचस्पी से पूछने लगी। अरे भाई, तुम्हारी खाला और सिराज आ रहे हैं। जर्मनी वाली खाला? माही ने बेताबी से पूछा। हाँ भाई, जर्मनी वाली खाला और सिराज। इस बार सिराज के लिए लड़की की तलाश है। याद है 4 साल पहले आया था, मुहज़्ज़िब, पढ़ा लिखा, खुश शक्ल, हैंडसम सा लड़का। मेरे तो दिल में खप गया था। मेरा दिल है कि वो किसी तरह बीना के लिए हाँ कर दे। मम्मी ने राज अफशा कर दिया। बीना भी हौंक बनी मम्मी को देखने लगी।
निगाहों के सामने से मम्मी की तशबीह हटी तो सिराज का सरापा घूम गया। उफ, वो नीली आंखों वाला गोरा चिट्टा हैंडसम सिराज, क्लीन शेव, पैंट, खुले गिरेबान की शर्ट पहने वो जदीद दौर का पुरकशिश नौजवान, ऊपर से फॉरेन की दिलफरेब महक में बसा हुआ। मम्मी, सिराज भाई बीना को पसंद कर लेंगे? माही मुस्कुराकर बोली। अब की बार बीना का दिल भी बेकरारी से धड़का। अरे इसीलिए तो मैं शोर मचा रही हूँ कि ये बीना अपने आप पर ध्यान दे, अपने अंदर चेंज लाए। वो जो टीवी में करते हैं ना मेक ओवर, हाँ उसको पार्लर ले जाओ, कुछ बालों के ट्रीटमेंट करवाओ, स्किन पॉलिश कराओ, पेडिक्योर मैनिक्योर, लड़कियां क्या कुछ नहीं करती, और इसको इस जीन्स और टी शर्ट से निजात दिलाओ। तौबा तौबा, जब तक बू न आने लग जाए तो ये इन दोनों चीज़ों को जिस्म से अलग ही नहीं करती। मम्मी कोफ्त और झुंझुलाहट से माही और बीना को सुनाती चली गई। मगर मम्मी, मेरा आखिरी सेमेस्टर है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है इन सब कामों के लिए। फिर वही बकबक, सिराज जैसा लड़का निकल गया ना तो रोती रहना पढ़ाई को, मम्मी तड़प कर बोली। आपी, अब आप कुछ ना बोलें, कल यूनिवर्सिटी के बाद पार्लर लेकर जाऊंगी मैं आपको। देखे तो ज़रा, सारे बालों के दो मूल बन गए हैं। महविश उर्फ माही ने बीना के बालों की लट को उंगलियों में यूं दबोच कर कहा जैसे जली हुई रस्सी के बल खुल गए हों। बीना को याद आया कि इससे पहले भी उसके 2-3 रिश्ते आए थे जो किसी हतमी नतीजे पर पहुंचे बगैर ही ख़त्म हो गए थे, और उसमें बीना ने कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं ली। मगर सिराज, इसकी तो बात ही और थी। उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि बीना को सोचने पर मजबूर कर दिया था उसने। बीना ने परेशानी के आलम में इधर उधर देखा। गर्मी ने गली में सन्नाटा और हुक्का आलम कर रखा था। मिनरल वाटर की बोतल भी ख़त्म हो चुकी थी। प्यास की शिद्दत और गाड़ी की खराबी ने उसकी मत मार दी थी। टेलीफोन पर इतला दी कि फ़ौरन ड्राइवर को भेजें। घर से यहाँ तक का फासला तकरीबन आधे घंटे का था। कुछ देर तो गाड़ी में बैठी रही, वक्त था कि गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा था। गर्मी से बेहाल होकर वो गाड़ी से बाहर निकल आई और सामने वाले घर की बेल बजा दी। पूरे 4 घंटे बर्बाद हो गए उसके। मगर जब उसने खुद को आईने में देखा था, एक बार उसे भी लगा कि आईने में कोई और है, वो खुद तो कहीं गुम हो गई है। लहरों में कटे बाल, तीर कमान बनी भवें, मुलायम लचकदार स्किन। उसने दाएं बाएं अपना सर घुमाया तो उसे यकीन आया कि आईने में वो खुद मौजूद है और उसी का अक्स है। क्या मेक ओवर करवाया है आपका? मान गई ना मुझे? मगर बीना का दिल कुछ बुझा बुझा सा था। उसे ये सब कुछ बहुत मसनूई और खोखला खोखला सा लग रहा था। मम्मी तो बीना को देखकर खुशी के मारे उसके गले ही लग गई। उफ बीना, तुम पे तो पहचानी ही नहीं जा रही हो। मगर बीना के चेहरे पर फैली उकताहट से वो भी परेशान हो गई। क्यों, क्या हुआ, खुश नहीं हो तुम? देखो ज़रा, क्या ज़बरदस्त चेंज आ गया है तुम में। आप ही में तो कोई पिछली सदी की रूह घुसी हुई है। हेलेन ऑफ ट्रॉय बन गई हैं, मगर वो रोनी सूरत। माही को अपने फ़न की दाद न मिल सकने का दुख था। कुछ नहीं मम्मी, बस यूं ही, बीना आहिस्तगी से बोली। उस दिन उस रास्ते से गुजरते हुए बिला वजह ही उस घर के सामने रुक गई, जैसे कोई आपको ज़बरदस्ती रोक ले। आप वहाँ से भाग जाना चाहें मगर भाग ना सके, ज़मीन आपको पकड़ ले, जकड़ ले। गाड़ी लॉक करके वो अंदर दाखिल हो गई। कदरे ठंडक और सुकून बख्श तमानियत थी उधर। 4 बजे की फ़्लाइट थी खाला और सिराज की, और मम्मी की बौखलाहट उरूज पर थी। माही, बीना को फ़ोन करो जल्दी आ जाए यूनिवर्सिटी से, आके 1-2 घंटे सो जाएगी तो फ्रेश हो जाएगी, वरना तो जब यूनिवर्सिटी से आती है मुंह पर 12 बजे होते हैं, हवाइयाँ उड़ रही होती हैं। ऐसे में खाक पसंद करेगा सिराज उसको? ओफो मम्मी, आप ही का कुछ नहीं हो सकता। उस दिन इतने ज़बरदस्त मेक ओवर के बाद भी उनका मुंह बना हुआ था, और अगर इनके सिराज भाई ने आप ही को पसंद ना भी किया तो कोई बात नहीं, मुझे तो वो पसंद कर ही लेंगे। माही इटला कर बोली। किस कदर फजूल बात की है तुमने। अगर मैंने पहले तुम्हारी शादी या बात पक्की कर दी तो बीना के लिए और मुश्किल हो जाएगी। ऐसा तो तुम सोचना भी नहीं, मम्मी सख्ती से बोली। अगर बीना नहीं तो तुम भी नहीं, तो बस फिर सिराज वाला रिश्ता तो गया आपके हाथ से। माही गुस्से से बोलती उठकर खड़ी हो गई। उसी लम्हे बीना अंदर दाखिल हुई। माही और मम्मी दोनों की नज़रें बीना की तरफ उठी और फिर पलकें झपकना भूल गईं। सफ़ेद रंग की बड़ी सी चादर में अपने आप को लिपटे सर ढाके बीना खड़ी थी। कुछ देर बाद मम्मी बोलने के काबिल हुई। ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? वो दहाड़ी।
میرا نیا میک اوور جس میں نہ پیسے لگتے ہیں اور نہ ہی وقت۔ اور ممی اس کا سب سے بڑا فائدہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اس میں آپ کو اس بات کا دھڑکا نہیں رہتا کہ انسان آپ کو ریجیکٹ کر دیں گے، کیونکہ یہ میک اوور آپ لوگوں کے لیے نہیں کرتے، یہ میک اوور خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور وہ اپنے بندوں کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ بینا کے چہرے پر پھیلے اطمینان اور سکون نے ممی کو گنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ گرمی سے بے حال وہ بیل تو دے بیٹھی، مگر بعد میں اسے اپنی حماقت اور جلد بازی پر افسوس ہونے لگا۔ ابھی وہ مڑنے ہی والی تھی کہ ایک گول مٹول سی بچی نے دروازہ کھول دیا۔ آپی اندر آ جائیں، وہ مسکرا کر بولی۔ اندر بڑی ٹھنڈ اور سکون تھی۔ وہ بچی کی ہمراہی میں لاؤنج میں داخل ہوئی، جہاں بہت سی خواتین موجود تھیں۔ سب بڑی دل جمعی سے سامنے بیٹھی ایک مدبر سی خاتون سے کچھ سن رہی تھی۔ وہ بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہی بچی شربت کا گلاس لے کر آئی۔ اس نے اس خاتون کی باتوں اور شربت کے گلاس کو ایک ساتھ اپنے اندر اتار لیا۔ اندر باہر ٹھنڈک سی ہو گئی تھی۔ ان خاتون کی باتیں اور اس کا وجود کس قدر پاکیزہ اور خوشگوار تھا۔ وہ ان کا پورا درس سننے کے بعد ہی وہاں سے آئی، اور آتے ہوئے دوبارہ آنے کا وعدہ بھی کرائی۔ کتنی دیر ممی سر پکڑ کر بیٹھی رہی، مگر بینا کے اندر کوئی بے چینی کو اور کوئی اضطراب نہیں تھا۔ خالہ اور سراج کو لینے ڈرائیور کو بھیج دیا گیا۔ اس لڑکی نے تو میرے کیے کرائے پر پانی پھیر دیا۔ آخر یہ نئی پٹی تمہیں پڑھائی کس نے ہے؟ ممی نے سر اٹھا کر کوف سے پوچھا۔ ممی یہ تو بہت پرانی بات ہے، مگر ہم اس کو بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی فیشن نہیں ہے جو آج آیا ہے اور کل ختم ہو جائے گا۔ میری ساری پلاننگ کا تو ستیہ ناش کر دیا ہے تو نے۔ اب سراج کیا خواہ تجھے پسند کرے گا؟ مجھے اب سراج کے پسند کرنے یا نہ کرنے کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، بینا دو ٹوک انداز میں کہہ کر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اسی لمحے خالہ اور سراج اندر داخل ہوئے۔ ممی اور ماہی تو ان کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ خالہ ممی کے گلے لگ چکی تھی، مگر ممی کی نظریں اب بھی سراج پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ خوش شکل، اونچا لمبا ہینڈسم سراج ہی تھا، مگر صرف یہ تھا کہ اس بار اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، چہرے پر داڑھی تھی اور سر پر ٹوپی تھی۔ ہماری کہانی یہاں پر، ہمارا افسانہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے میک اوور جو ہم کو اللہ سے جوڑتا ہے، اور جب ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے راستے خود ہی ہموار کر دیتے ہیں۔ کہاں تو یہ تھا کہ بینا کی ممی نے اس کا میک اوور کروایا تھا، اس کو ظاہری خوبصورتی کی طرف ڈھکیل دیا تھا، لیکن وہ اللہ کے راستے پر چل نکلی اور اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی مدد کر دی کہ جس شخص کے لیے اس کی ممی نے اس کا میک اوور کروایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی امیدوں کے حساب سے اس شخص کو بھی ڈھال کر بھیج دیا تھا۔ ہے نا کتنی اچھی بات؟ تو پھر چلیے ہم بھی اپنا میک اوور اسی طریقے سے کر لیتے ہیں۔ بس آپ لوگ لائک کریے، کمنٹس لکھیے، اور جو لوگ نئے ہیں سبسکرائب کریے پلیز۔ ملتے ہیں اپنی اگلی کہانی کے ساتھ میں، اسی طرح کی کوئی سبق آموز کہانی۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔